हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। और तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी का दूसरा टॉपिक, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बच्चों यह भी टॉपिक बहुत ही आसान होगा, जिस तरह हम सब प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो पहला टॉपिक पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अच्छे ढंग से बच्चों सीखे थे भी, और उसका नोट्स आप बच्चों उम्मीद है कि बनाए होंगे और अब उसको बच्चों पढ़ने में मजा भी आएगा बच्चों। तो आज ये टॉपिक भी आपके लिए आसान होगा और इसको 3D वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे बच्चों, जिससे ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए आसान हो जाए बच्चों। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, रदरफोर्ड का अल्फा पराकीर्णन का प्रयोग क्या है। क्या सुना बच्चों, रदरफोर्ड वैज्ञानिक का नाम है, रदरफोर्ड का अल्फा पराकीर्णन प्रयोग क्या है। तो बच्चों इस प्रयोग को जो किया है रदरफोर्ड ने, वो 1911 ईस्वी में किया है। और इसमें क्या प्रयोग किया बच्चों, आसान शब्दों में आप सुने जिससे आपको याद कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के लिए, हम सब जानते हैं कि परमाणु में नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये बच्चों ये सीखे कैसे, जाने कैसे, तो उसी के बारे में बताया गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के लिए रदरफोर्ड और उनके कुछ सहयोगियों ने एक प्रयोग किया, जिसका नाम रख दिया रदरफोर्ड का अल्फा पराकीर्णन प्रयोग किया है। अब बच्चों इस प्रयोग में क्या किया, उसने एक सोने की पत्थर लिया। जैसे आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं आसान शब्दों में। जैसे यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ये गोल्ड है, सोना है कि पत्थर लिया गया, पतला पत्थर लिया गया है, और यहाँ पे क्या लिया गया है, इसको बोलते हैं रेडियोधर्मी स्रोत। हम बताएंगे रेडियोधर्मी स्रोत क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में। उससे क्या होता है बच्चों, हानिकारक किरणें निकलता है, जिसे हम एक किरणें नाम ले सकते हैं, गामा किरणें पढ़े होंगे, बीटा। उसी तरह जो अल्फा किरणें भी जो हानिकारक किरणें होता है। तो यहाँ से एक रेडियोधर्मी स्रोत है, यहाँ से क्या करेंगे हम, अल्फा किरणें इस प्लेट पर पत्थर पर गिराएंगे, अर्थात अल्फा किरणों से इस सोने की पत्थर पर आघात करवाएंगे। अब फिर देखते हैं कि होता क्या बच्चों। तो आइए आप देखिए कि क्या होता है। यहाँ पे ये रेडियोधर्मी स्रोत है बच्चों, घबराने का नहीं है, इससे हानिकारक किरणें एक अल्फा किरण निकला है। ये सोने की पत्थर से पर क्या किया गया, आघात करवाया गया। हुआ क्या बच्चों, देखें आप देख सकते हैं कि अल्फा किरण गया है, सोने की पत्थर पर आघात हुआ है, टकराया है। अब टकराने के बाद देखें बच्चों खुद से कि ये जो दिख रहा है बच्चों, जो निकलते हुए दिख रहा होगा, ये अल्फा कण है। कुछ अल्फा कण पार कर रहा है, कुछ अल्फा कण क्या हो रहा है बच्चों, विचलित हो रहा है। इस पर जैसे पार किया, तो यहां से देख रहे हैं छोटे छोटे जो कण निकला है बच्चों, यही अल्फा कण है। तो अल्फा कण कुछ पार कर गया है, और कुछ क्या हो बच्चों, अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। जा रहा था सीधा, पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया, और कुछ अल्फा किरण वापस आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आप देख लिए होंगे कि यहाँ पे जैसे सोने की पत्थर पे अल्फा किरणें से आघात करवाया बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सा किरणें क्या हुआ, विचलित हुआ है, और कुछ किरणें पार हो गया है, कुछ किरणें उसी पथ पर क्या होगा बच्चों, वापस आ जाएगा। यही है क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा पराकीर्णन का प्रयोग। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाला बच्चों, आप यहाँ पे देखें। सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर का पूछा गया है। आइए समझते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा किरण पराकीर्णन संबंधी प्रयोग क्या है। 5 नंबर, 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलग कर दीजिएगा की को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के लिए, व्यवस्था मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के अंदर रहता है, उसके लिए क्या किया, रदरफोर्ड उनके कुछ सहयोगियों ने एक प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का पराकीर्णन प्रयोग कहते हैं बच्चों। इस प्रयोग में क्या किया कि सोने की पतली परत लिया है, या इसको पत्थर भी कह सकते हैं। कितना पतला लिया गया बच्चों, 100 नैनोमीटर। सोचे 100 गुना 10 के माइनस 9 मीटर, कितना पतला होगा। पर रेडियोधर्मी, जिससे जो हानिकारक किरणें निकलता है, उसे बोलते हैं रेडियोधर्मी स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों से आघात ने टकराव करवाया। तो उन्होंने देखा कि, इतना आप लिख लें,
वीडियो को रोककर। उसके बाद देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की परत के आर पार चली जाती है। और दूसरा पॉइंट में लिखना जो कुछ किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट आई, जिधर से गया उसी पर वापस आ गया बच्चों। तो कितना कोण बनाएगा, 180 डिग्री से विचलित हुआ, गया सीधा फिर उसी पथ पर वापस आ गया है, तो कितना विचलित हुआ बच्चों, 180 डिग्री से विचलित होती है। अब कुछ किरणें कोण बनाती हुई सोने की परत के आर पार चली जाती है तथा कुछ कोण बनाकर वापस आती है। जैसे मैंने टकराया, टकरा का क्या हुआ, कुछ उधर ही चल गया, तो पार तो हुआ है लेकिन अपने पथ से क्या हुआ तो विचलित हुआ है। अब कोई हुआ कि पार भी नहीं हुआ है, बस क्या कुछ कोण बनाकर वापस आ गया। एक हुआ उसी पथ पर वापस आना, एक हुआ कुछ कोण बनाकर वापस लौट गया। तो यहाँ पे दोनों स्थिति हुआ है कि आर पार भी हुआ है कुछ कोण बनाकर और कुछ कोण बनाकर वापस चली आती है बच्चों। तो ये भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद बच्चों इसका क्या है, डायग्राम देखें। डायग्राम सिंपल सा दिखाया गया है। यहाँ पे क्या देखा कि अब अल्फा किरणें गया तो कुछ पार हुआ है, अब कुछ उसी पथ पर कुछ कोण बनाकर वापस हुआ है, और कुछ बच्चों क्या होगा उसी पथ पर जाएगा और क्या होगा वापस लौट आएगा इस तरह से। तो समझ जाएंगे कि इसके 180 डिग्री कोण बनाया है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, तो वैज्ञानिक ने क्या कहा कि इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकालें। अब क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, ध्यान दें। यहाँ पे कहता है कि अधिकांश अल्फा किरणें धातु के आर पार चली जाती है। क्योंकि हम जान गए हैं कि अधिकांश अल्फा किरणें जो धातु यानी सोने की पत्थर से टकराया तो आर पार चली जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु में रिक्त स्थान होता है। अधिकांश किरणें आप देखेंगे वीडियो में आर पार हो रहा होगा बच्चों, नहीं तो फिर से आप देख सकते हैं वीडियो, फिर से एक बार देखें बच्चों। यहां से अधिकांश अल्फा किरणें क्या होगा आर पार हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं अधिकांश अल्फा किरणें बच्चों क्या हुआ आर पार हो गया है। तो आर पार होने का क्या मतलब हुआ बच्चों, आर पार होने का मतलब यह हुआ कि अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। जैसे हम गए और आसानी से आर पार हो गए, इसका मतलब अधिकांश जो पत्थर है धातु की जो परत है वो क्या है खाली है। मतलब इसलिए हम कहते हैं परमाणु देखते होंगे तो अधिकांश जो यहाँ पे देख सकते हैं पार हो रहा है बहुत सा। अब कुछ जो है अल्फा किरणें कोण बनाकर विचलित हुआ है, कुछ कोण बनाकर क्या हुआ अपने उसे वापस लौट गया है, और कुछ पथ जो हुआ होगा उसी पथ पर क्या हुआ बच्चों वापस लौट हुआ। लेकिन अधिकांश अल्फा किरणें क्या हुआ बच्चों आर पार चल गया है, तो आर पार चली जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु में रिक्त स्थान है। क्या बच्चों परमाणु में रिक्त स्थान है। क्यों रिक्त स्थान कह दिया, रदरफोर्ड ने देखा तो नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं है बच्चों। जब अणु दिखाई नहीं देता तो परमाणु कैसे दिखाई देगा, जब परमाणु नहीं दिखाई देगा तो उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्थित है व्यवस्थित है उसको कैसे देखेगा। उसने प्रयोग के माध्यम से बताया कि जब अल्फा किरणें आसानी से आर पार हो गया बहुत सा किरणें, इसका मतलब अधिकांश जो है भाग जो है परमाणु के अंदर खाली है रिक्त है। अब कुछ वापस लौट गया है कुछ कोण बनाकर, और कुछ पार तो हुआ है लेकिन विचलित हुआ। इसका मतलब कोई अंदर में जरूर होगा जो उसको क्या कर रहा होगा विचलित कर रहा है, पथ से डाइवर्ट कर रहा है। अब उसके बारे में क्या बोलता है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से रास्ता से लौट आती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में अधिक धनावेशित नाभिक है। अल्फा कण पढ़ाए बच्चों, आप जानते भी हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक मतलब प्रोटॉन जो धनात्मक होता है, तो अल्फा कण भी धनात्मक है और अंदर में अल्फा कण विचलित हो रहा है। इसका मतलब कोई अंदर में भी धनावेशित कोई होगा। अगर ऋणावेशित होगा तो विचलित नहीं करता और उसको अपनी ओर आकर्षित करता बच्चों। तो यहाँ पे धनावेशित अंदर में पता चला कि परमाणु में अधिक धनावेशित कण उपस्थित है, उसी को हम सब बोलते हैं बच्चों नाभिक, जो अल्फा कणों को विचलित करता है। यानी नाभिक का बात किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने। कैसे पता कर लिया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, इसलिए वो धनावेशित नेचर का धनात्मक नेचर का होता है, और अल्फा कण भी धनात्मक नेचर का है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या किया बच्चों प्रतिकर्षित किया। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप यहाँ पे डायग्राम दिखा चुके होंगे, ये भी लिख लीजिए।
इसके बाद बच्चों क्या नोट में क्या लिखा है कि रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर कूलाम बल विभिन्न कणों, पहला में कहता किसी प्राकिरणित कोण, मान लेते जो मुड़ रहा है उसका प्राकिरणित कोण कितना बच्चों थीटा, तो थीटा पर प्राकिरणित कणों की संख्या लिखा है कि कितना प्राकिरणित हो रहा है, कितना डाइवर्ट हुआ है, इसकी संख्या 1/sin के पावर 4 θ/2 प्रयोग के द्वारा लाया गया बच्चों कि थीटा बढ़ेगा साइन का मान बढ़ेगा तो एन का मान क्या वो घटेगा, क्योंकि बच्चों देखो सबसे ज्यादा थीटा का मान कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री जैसी रखेंगे थीटा 180/2 साइन 90 का मान महत्तम 1 होगा, इसका मतलब 180 डिग्री कोण पर साइन का मान महत्तम और बटा में आया बच्चों तो पूरा मान क्या हो जाएगा n का न्यूनतम, इसका मतलब 180 डिग्री कोण पर प्राकिरणित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्यादा नहीं बहुत कम है। अधिकांश किरणें तो बच्चों वो आर पार हो गया है, कुछ ही किरणें क्या हुआ विचलित हुआ है, कुछ ही किरणें कुछ ही कण अल्फा कण पथ वापस आ गया कुछ कोण पर, अब बहुत कम ही अल्फा कण होगा जो उसी पथ पर वापस आया, इसलिए विचलित होने वाला जो अगर 180 डिग्री प्राकिरणित होगा तो उसका संख्या बच्चों कम होगा, यहां से पता चला। दूसरा पॉइंट यह राशि पाया कि साइन, तो इसी को भाषा में लिख दिया बच्चों कि n जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा n जो है ZE² यानी यहाँ पे n समानुपाती Z²। Z बच्चों परमाणु की संख्या है, अगर परमाणु की संख्या जितना ज्यादा होगा, परमाणु की संख्या जितना ज्यादा होगा उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन उतना ही अधिक होगा, और जितना ज्यादा नाभिक के अंदर प्रोटॉन होगा बच्चों उस सब मिलकर अल्फा कण को उतना ही ज्यादा धक्का देगा, इसलिए उसकी प्राकिरणित होने वाले अल्फा कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि परमाणु की संख्या बढ़ने से नाभिक के अंदर प्रोटॉन धनावेशित जो कण है नाभिक के अंदर जो परमाणु के नाभिक सेंटर में होता है नाभिक, उसकी संख्या उसका मान बढ़ जाने से, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाने से अल्फा कणों को ज्यादा प्राकिरणित करेगा, ज्यादा डाइवर्ट करेगा तो उसकी संख्या बच्चों बढ़ जाएगा, इसलिए n समानुपाती Z²। यहाँ पे लिखा हुआ n बराबर ZE का होल स्क्वायर, E तो इलेक्ट्रॉन का जो मान है इसलिए n समानुपाती Z² याद रखिएगा, लिख सकते हैं इतना। अब कहता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का अवधारणा क्या कंसेप्ट है बच्चों, आइए सब आप पहले से जानते हैं, ध्यान दीजिए। रदरफोर्ड परमाणु के अनुसार प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है, क्लियर हो चुका है जो पहले से जानते हैं, जिस पर धनात्मक आवेश होता है, ये भी जानते हैं बच्चों, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो आवेश रहित है इसलिए प्रोटॉन धनात्मक है, इसका द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है, कोई भी कण कोई भी वस्तु उसके द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित होता है उसके सेंटर में, इसलिए द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है। दूसरा कुल धनावेशित परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की त्रिज्या के नाभिक में केंद्रित रहता है, मतलब बताना चाहता है कि जो कि नाभिक के जो त्रिज्या की जो कोटि होगा ऑर्डर होगा उसका वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻15। सोच लो कितना छोटा, 0.000014 बार लिखिए फिर एक लिखना फिर मीटर आएगा, सोचे कितना छोटा होगा परमाणु का नाभिक, एकदम छोटा होगा, पता नहीं नहीं के बराबर मान हो गया 0.000014 फिर 1 मीटर नहीं, बहुत कम, इसलिए बच्चों नाभिक भी इतना बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन भाई बहुत ही छोटा, क्योंकि अणु नहीं दिखता है तो परमाणु कैसे दिखेगा, अब परमाणु जब नहीं दिखता है बच्चों तो नाभिक दिखेगा बहुत छोटा होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, लिख लेना। उसके बाद तीसरा कहता है कि नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ये सब जानते हैं पहले से बच्चों कि क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का पता घूमते रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो घूमता है जिसको बोलते हैं कक्षाओं में घूमते रहता है, तो इसका जो त्रिज्या थोड़ा क्या होगा बच्चों बड़ा होगा नाभिक से, इसलिए नाभिक का त्रिज्या लेते हैं कितना कोटि का 10⁻⁻15 का, लेकिन परमाणु की त्रिज्या का कोटि यानी इसका रेडियस जो होगा वो इससे बड़ा होगा, तो बड़ा क्या बच्चों 10⁻10 मीटर, ये हुआ 0.14 बार 0.014 बार लिखना पड़ेगा, 0.009 बार, ये तो बड़ा आ गया मान, आइए बच्चों छोटा आ गया, क्योंकि नाभिक से बड़ा होता है परमाणु की कक्षा, क्लियर। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं परमाणु की, आप पहले भी जानते हैं कि परमाणु कैसे सेटिंग कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। फिर कहता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, हम सब जानते हैं कि जितना परमाणु में
प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, इसलिए विद्युत उदासीन होते हैं। जैसे प्लेटिनम, यानी कोई भी धातु बच्चों क्या होता है, उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। जितना परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन होगा। क्लियर? परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। लिख लें। अगला कहता बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसका अवधारणाओं को लिखें। वैज्ञानिक बोर ने, जिसका नाम नील्स बोर होता है कहते हैं, ये भी कंसेप्ट दिया। किसके बारे में दिया बच्चों? परमाणु मॉडल, यानी परमाणु के बारे में कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से रहता है। तो रदरफोर्ड का ही प्रयोग किया वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक बोर ने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसी का प्रयोग किया। उसमें एक चीज क्या बढ़ा दिया कि रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा, लेकिन बोर ने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमते रहेगा, एक उसका अस्थायी कक्षा होगा, सबका एक अस्थायी कक्षा होगा। यानी उसको बोलते हैं क्या, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को लगा दिया। यानी उसने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं घूमेगा मनमौजी, उसका एक कक्षा होगा, निश्चित कक्षा होगा, वो निश्चित कक्षा में ही घूमते रहेगा और घूमते घूमते दूसरे कक्षा में नहीं जाएगा। प्रत्येक कक्षा का अपने अपना एक ऊर्जा स्तर है, जो बताया वैज्ञानिक बोर ने बताया। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं चर्चा किया, बस रदरफोर्ड ने तो कहा कि सर क्या कि परमाणु में नाभिक होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब पता नहीं किस कक्षा में घूमता है, उसका कक्षा फिक्स है कि नहीं है, इसका चर्चा रदरफोर्ड ने नहीं किया, इसलिए उसको मॉडल बच्चों गलत हो गया परमाणु का मॉडल। लेकिन बोर का मॉडल जो है वो सही है और इसका उपयोग करके आज हम सब बहुत सारे ऊर्जा स्तर निकाल सकते हैं। आगे आएंगे, इसके आगे पढ़ना है बच्चों। तो 1913 ईस्वी में, 11 में तो बताया बोर रदरफोर्ड ने, ये बताया 13 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, उसी मॉडल में प्लांक, वैज्ञानिक का नाम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। यानी कि मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक अपनी निश्चित कक्षा में घूमेगा, अर्थात हर प्रत्येक कक्षा का अपनी अपनी एक ऊर्जा स्तर होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में नहीं जा सकता जब तक उसको ऊर्जा दिया नहीं जाए, उससे ऊर्जा निकाला जाए। जब तक न ऊर्जा देंगे, अगर ऊर्जा देंगे तभी कक्षा बदलेगा। जैसे पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश प्रभाव में। तो ये कौन बताया? बोर ने। कैसे बताया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। बच्चों इस पर एक क्वेश्चन ही है कि बोर का हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें, 5 नंबर का। इसके आगे भी चर्चा करेंगे। परमाणु का एक नया मॉडल दिया, इस मॉडल को जो बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है, आप लिख लें। इसके निम्नलिखित अवधारणा, बच्चों वही अवधारणा है जो रदरफोर्ड का है, बस उसमें एक प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगाया। क्या है? आगे आ जाएगा। परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है, ये भी जानते हैं। जिसका आवेश जेडी होता है, ये भी जानते हैं। जहां जेड परमाणु संख्या, ई इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहता है, ये भी जानते हैं, रदरफोर्ड बताया। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण मतलब होता है बच्चों प्रकाश, ऊर्जा। प्रकाश का मतलब बच्चों ऊर्जा, यानी प्रकाश यानी ऊर्जा नहीं उत्पन्न करते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहा जाता है। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा में, उससे ऊर्जा नहीं निकल रहा है, इसलिए इस कक्षा का नाम अस्थायी कक्षा कहते हैं, फिक्स है। आगे, किसी भी अस्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और खींचता है तो इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों घूम रहा है, तो घूमने के कारण नाभिक की ओर एक बल लगा, जिसका नाम था, कौन बल लगा? कूलाम बल। वही कूलाम बल बच्चों का बन गया अभिकेंद्रीय बल बन गया। देखिए कोई भी पिंड जब वृत्तीय पथ पर घूमता है, इसको सेंटर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, और उस प्रोटॉन क्या कर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखा हुआ है, उसका नाम है कूलाम बल। लिखा हुआ क्रियाशील आकर्षण बल। कूलाम बल आवश्यक
अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, कूलाम बल ही बन जाता है बच्चों कौन बल, अभिकेंद्रीय बल। चौथा, इलेक्ट्रॉन के सभी कक्षाएं संभव नहीं होती है। देखिए यही बताया, क्लियर किया ना, सभी कक्षाएं संभव नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज हो। कोणीय संवेग होता है रैखिक संवेग गुना त्रिज्या, जहां h प्लांक का सर्वात्रिक स्थिरांक है या नियतांक कह सकते हैं। इसे बोर का क्वांटमीकरण प्रबंध कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन बोर क्वांटमीकरण प्रबंध क्या है, तो कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज है, जहां h प्लांक नियतांक इसका वैल्यू पहले से पता है। इसे बोर क्वांटमीकरण प्रबंध कहा जाता है। लिखिए L बराबर NH/2 पाई बच्चों आ गया, क्या कि हम पढ़े L बराबर बच्चों पढ़े रैखिक संवेग गुना R। अब यहां से देखो तो ये तो L बराबर NH/2 पाई आया, h/2 पाई का पूर्णांक गुणज, यानी L बच्चों कोणीय संवेग है जो h/2 पाई का पूर्णांक गुणज यानी n से मल्टीपल हुआ, जहां n 1 2 3 4 कक्षाओं की संख्या या क्वांटम की संख्या कह सकते हैं। और L का मान P × R होगा यानी mvr। देखो तो बच्चों L का यहाँ पे क्या लिखा है mvr, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v उसका वेग है और r त्रिज्या है, नाभिक से कक्षा जिस कक्षा में घूम रहा उसकी त्रिज्या। तो mvr कोणीय संवेग का मान आ गया nh/2 पाई। इसी को लिख सकते हैं L यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग। क्लियर, लिख लें। अब एक पॉइंट क्या है बच्चों कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची अस्थायी कक्षा से नीचे अस्थायी कक्षा में आता है, अर्थात जब उसका संक्रमण होता है, संक्रमण पढ़ाएंगे बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, एक कक्षा से किसी दूसरे कक्षा में जाता है, तो उस घटना को, उस क्रिया को संक्रमण कहते हैं। क्या बच्चों, संक्रमण। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कर गया, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में चल गया, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर के बराबर होती है तथा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटम फोटोन hν के रूप में होती है। आपको कैंसर बुझा नहीं रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा तो बुझाने के लिए ही तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे आए बच्चों। ये नाभिक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और इसके चारों बच्चों क्या है, सेल है। थोड़ा सा ज्यादा दो को दिखाते हैं कक्षा। अब एक कक्षा का एनर्जी बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसमें कक्षा में हम बताएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इस पहला कक्षा का एनर्जी -4 जूल। तो दूर वाला का ऊर्जा जो बच्चों, और दूर जाएंगे तो मान तो घटेगा, वैल्यू में घटेगा, लेकिन ऊर्जा बढ़ेगा यानी -2 जूल। अब क्यों, जितना दूर जाएंगे आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटने के कारण ऊर्जा का मान कम जाएगा, लेकिन दूर जाने पर आकर्षण नेगेटिव में ऊर्जा का मान, तो इसलिए ऊर्जा मान देखो वैल्यू तो घटा है, 4 से 2 पहले ही चर्चा किए, हम प्रूफ भी करेंगे, 4 नहीं इसका कितना ऊर्जा आएगा हम सिद्ध करेंगे, लेकिन हम अभी अंदाज से समझाएं कि पहला कक्षा का एनर्जी अगर 4 जूल है तो दूसरा का 2 होगा, तीसरा का 1 होगा, लेकिन माइनस में लगते चल जाएगा, माइनस में आकर्षण के कारण। सिद्ध भी करेंगे, वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, मान लिया गया आसान करने के लिए। तो यहाँ पे पता चला -2 जूल, यहाँ पे 4 जूल है, ज्यादा ऊर्जा का ह्रास, यहाँ पे कम ऊर्जा का ह्रास नहीं, इसका ऊर्जा का मान ज्यादा है। अब यहाँ से देखें बच्चों क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि इसको उधर भेज दे, तो इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा बच्चों कैसे मिलेगा, फोटोन के रूप में मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन कितना फोटोन खाएगा बच्चों, एक ही फोटोन खाएगा। तो एक फोटोन की एनर्जी कितना रखा जाए कि जो 4 जूल ऊर्जा ह्रास है वो 2 जूल ऊर्जा ह्रास पर आ जाए, यानी 4 रुपये हम कर्जा में हैं, लेकिन अभी मेरा कर्जा 2 रुपये आ जाए, तो हमें सारा कुछ नहीं 2 रुपये दे देंगे आपको। तो जो 4 रुपया था कर्जा में, 2 रुपये चुकाइएगा तो बचेगा 2 रुपये कर्जा। तो ठीक उसी तरह यहाँ से अगर फोटोन की एनर्जी 2 जूल होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को यानी एनर्जी को खाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2 जूल होगा, जब यहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि ऊपर चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों अवशोषित नहीं उत्सर्जित, यहाँ पे अवशोषित ऊर्जा, ऊर्जा इसने क्या किया, खा गया, अवशोषित ऊर्जा। लेकिन अगर कहते हैं नहीं सर ये चाहता है इलेक्ट्रॉन नीचे आवे,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जूल कर्जा में है, अब चाहता है कि 4 रुपये कर्जा में चल जाए, तो क्या कीजिए, 2 रुपये और खर्चा कीजिए। तो 2 रुपये और खर्चा करने को होता है ऊर्जा को ह्रास कीजिए। तो यहाँ पे उत्सर्जित करेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ऊर्जा 2 जूल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाएगा बच्चों। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा, फोटोन के रूप में, या इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जाएगा वो किसके रूप में जाएगा, फोटोन के रूप में जाएगा। तो यानी एक फोटोन की एनर्जी कितना आ रहा बच्चों, 2 जूल। 2 जूल क्या हुआ, उस यहाँ पे अवशोषित ऊर्जा, और यहाँ पे 2 जूल ऊर्जा क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, दूसरा से पहला में, और खा गया तो पहला से दूसरा में आया। तो बताओ तो बच्चों, उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा क्या है, एक समान। उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा किसके बराबर हुआ, एक फोटोन के बराबर। उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा हुआ है किसके रूप में, फोटोन के रूप में हुआ है। कि और भी कितना फोटोन, एक फोटोन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को खा सकता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए कि इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। देखो ध्यान से, कितना उत्सर्जित हुआ, यहाँ पे सर अवशोषित कितना हुआ, इन दोनों को ऊर्जा का अंतर कीजिए, अंतर यहाँ पे घटाइए मत, अंतर, तो अंतर कितना होगा, बड़ा ऊर्जा माइनस छोटा ऊर्जा, तो माइनस माइनस प्लस 4 जूल तो बराबर 2 जूल। अवशोषित भी हुआ 2 जूल और उत्सर्जित भी हुआ है 2 जूल। कितना हुआ, दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर। तो उत्सर्जित ऊर्जा होगा, पहला से दूसरा में गया है, अब दूसरा से पहला माने के लिए अब दूसरा से पहला में गया है, तो अवशोषित ऊर्जा ऊर्जा खा गया है, और दूसरा से पहला में आया है तो ऊर्जा उत्सर्जित हुआ है। तो उत्सर्जित ऊर्जा ऊपर से नीचे आया है या नीचे से ऊपर गया है। अवशोषित ऊर्जा क्या आ रहा है, दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। और उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा किसके बराबर होता है, क्वांटम फोटोन h न्यू के बराबर होता है, यानी फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए लिखिए E2 - E1 बराबर h न्यू। उम्मीद है कि बच्चों आपको यह अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, और इसका डिटेल में इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो उत्सर्जित ऊर्जा पहला कैसे होगा, कितना होगा, अवशोषित ऊर्जा, इसी में आगे में डिटेल से बच्चों समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझाएं जो आपको अच्छे ढंग से बच्चों समझ आया होगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों तो अपने कमेंट में जरूर आकर कमेंट में बताएं, अपना फीडबैक दें बच्चों, या क्लास में ऑफलाइन आते हैं अब बताएं बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चे इसके अगले लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन से तैयारी करें बच्चों, और ये चैप्टर को इस चैप्टर पर कमांड कर लें, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों बोर्ड में। इस चैप्टर को कमांड कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।